हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 में इंश्राइंड है। ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बैकबोन है, क्योंकि कोई भी लिविंग डॉक्यूमेंट तब तक रेलेवेंट नहीं रह सकता जब तक उसमें टाइम के साथ चेंजेस ना हो सके। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ था। अब सोचिए उस वक्त का इंडिया और आज का इंडिया सोशली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली कितना डिफरेंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता, अगर उसमें कोई प्रोविजंस ही नहीं होती चेंज करने की, तो ये डॉक्यूमेंट एक म्यूजियम पीस बन जाता। इसलिए फ्रेमर्स ने आर्टिकल 368 को इंक्लूड किया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट रहे जो इवॉल्व कर सके अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इट्स अ रिजिड वन और अ फ्लेक्सिबल वन। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिबेट है। क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल थियोरी में, जैसे लॉर्ड ब्राइस ने डिस्क्राइब किया, कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ अमेंडमेंट प्रोसेस बहुत मुश्किल हो ठीक है, जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ 200 साल में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं। या फिर दूसरा जो टाइप है वो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ अमेंडमेंट ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह हो सके, जैसे यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या इन दोनों कैटेगरी में फिट होता है। दोनों में से कौन सी कैटेगरी में फिट होता है ये देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों कैटेगरीज में नीटली फिट नहीं होता। केसी वियर ने इसे डिस्क्राइब किया है क्वाज़ाई फेडरल विद अ यूनिटरी बायस, और अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बोला है ये कि नीदर प्योरली रिजिड नॉर प्योरली फ्लेक्सिबल। अब क्वाज़ाई फेडरल विद अ यूनिटरी बायस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है कि किसने दिया है या फिर इसका मतलब क्या है। क्वाज़ाई फेडरल मतलब फेडरल चीज़ें हैं, लेकिन जो सेंटर है वो बहुत बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, तो देयर इज अ फेडरलिज्म इन इंडिया, बट द फेडरलिज्म इज नॉट truly and purely federalism, but it's quasi federalism, okay, with a unitary bias। मतलब कि जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल है स्टेट से। ये तो हम वैसे भी देखते हैं कि जो सेंटर जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू दी स्टेट्स, दैट जो कि फेडरल स्ट्रक्चर बनाता है। अब लोग पूछते हैं क्यों, बिकॉज आर्टिकल 368 में 3 डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं अमेंडमेंट के लिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर अमेंडिंग। कुछ प्रोविजन सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो सकते हैं, कुछ को स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और कुछ को स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि ओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन दोनों ही कैटेगरी के बीच में आता है। ये ना ही कंप्लीटली रिजिड है, ना ही कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। तो अब आर्टिकल 368 को देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसके बेयर टेक्स्ट को। तो उसको केयरफुली एग्जामिन करते हैं। तो ये पार्ट 20 में है, जो टाइटल्ड है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 1 कहता है कि notwithstanding in this constitution, parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation, repeal by provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article। अब अगर आप उस पे स्क्रीन पे भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देगी, पर्टिकुलरली 2 थिंग्स। 2 क्रिटिकल टर्म्स दिखाई देंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है ये कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर से डिफरेंट है।
जब पार्लियामेंट एज अ लेजिस्लेचर एक्ट करती है वो ऑर्डिनरी लॉज बनाती है, लेकिन जब वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एक्सरसाइज कर रही है। ये डिस्टिंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम इसको बाद में केशवानंद केस में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, दो सेकंड जो टर्म है वो एडिशन, वेरिएशन और रिपेल है। ठीक है, ये तीन वर्ड्स बहुत वाइड स्कोप देते हैं। एडिशन मतलब नया प्रोविजन ऐड करना, वेरिएशन मतलब एग्जिस्टिंग प्रोविजन को मॉडिफाई करना, रिपेल मतलब कंप्लीटली रिमूव करना। अब आते हैं प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट पे। अभी हमने देखा कि तीन कैटेगरीज हैं, अब उन कैटेगरीज को डिटेल में देखते हैं। सो हम प्रोसीजर समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 3 टाइप्स हैं अमेंडमेंट के। पहला जो है, फर्स्ट कैटेगरी है सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट। जो सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इसको क्लियर करते हैं। सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि टेक्निकली ये आर्टिकल 360 के स्कोप में आता ही नहीं है। ठीक है, ये है तो बड़ा ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बट हल्की सी इसमें ट्रिकीनेस है, बिकॉज हम यहाँ पे आर्टिकल 368 पढ़ रहे हैं और ये 368 के स्कोप में आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इन प्रोविजंस को अमेंड करना लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह ट्रीट होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने ऐसा क्यों किया, क्यों कुछ प्रोविजंस को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया। तो फ्रेमर्स ने डेलिबरेटली कुछ मैटर्स को फ्लेक्सिबल रखा, क्योंकि सर्टेन थिंग्स रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी रादर देन दी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिडिटी। जैसे कि स्टेट्स की बाउंड्रीज का मैटर, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, जो डेमोग्राफिक चेंजेस, लिंग्विस्टिक कंसिडरेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। अगर इसको इसको भी रिजिड बना देते तो गवर्नेंस पैरालाइज हो जाती। केसी वियर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टाइप्स के प्रोविजंस हैं। मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल, जो फंडामेंटल है, जिन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, एंड मैटर्स ऑफ डिटेल, जो ऑर्गेनाइजेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो सिंपल मेजॉरिटी वाले प्रोविजंस मैटर्स ऑफ डिटेल कैटेगरी में आते हैं। अब सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? बिफोर वी प्रोसीड ये क्लियरली समझ लेते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी एग्जैक्टली क्या होती है। सिंपल मेजॉरिटी इक्वल्स टू मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर लोकसभा में 400 मेंबर्स हैं, 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, तो 201 वोट्स फेवर में होनी चाहिए। बस इतना ही है। टोटल मेंबरशिप से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ जो लोग प्रेजेंट हैं और एक्चुअली वोट कर रहे हैं उनका मेजॉरिटी चाहिए। ये स्पेशल मेजॉरिटी से बहुत डिफरेंट है, जहां टोटल मेंबरशिप का भी कंसिडरेशन होता है। तो ये आप बात याद रखें कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अब इसके सारे प्रोविजंस को देखते हैं। तो आर्टिकल 2 एंड 3 क्या है? स्टेट्स का फॉर्मेशन और ऑल्टरेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है इस कैटेगरी में। इसको डिटेल में समझते हैं। आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मतलब पार्लियामेंट नए स्टेट्स एडमिट कर सकती है यूनियन में, जैसे 1975 में सिक्किम को एडमिट किया गया था। मतलब सिक्किम को मिलाया गया था एज अ स्टेट। ठीक है, अब आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ
क्या क्या कर सकता है, किसी स्टेट से टेरिटरी सेपरेट करके नया स्टेट बना सकता है, या दो या ज़्यादा स्टेट को मिला के नया स्टेट बना सकता है, किसी पार्लियामेंट का एरिया बढ़ा सकता है, किसी स्टेट का एरिया कम कर सकता है, किसी स्टेट की बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकता है, किसी स्टेट का नाम बदल सकता है। नाम बदलने वाला तो हम अभी देख ही रहे हैं, और हमने पास्ट में ये भी देखा है कि एक स्टेट से निकलते हैं दो स्टेट, जैसे आंध्रा से तेलंगाना निकला। तो बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है जो आर्टिकल 3 के प्रोविजो में दी गई है। प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन। बिल सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये सारी जो मैंने अभी आर्टिकल 3 की चीज़ें बताई कि पार्लियामेंट में लॉ में मेक लॉ ऑन दीज थिंग्स, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है इंट्रोड्यूस करने के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर को रेफ़र करना होता है। प्रेसिडेंट अफेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर को बिल रेफ़र करेगा व्यूज़ लेने के लिए। टाइम लिमिट में ये है कि प्रेसिडेंट टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर सकता है स्टेट को रिस्पॉन्ड करने के लिए। स्टेट ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट के पास जाएगी, स्टेट के व्यूज़ के लिए जाएगी, लेकिन उनका ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है। और ये सबसे क्रूशल पॉइंट है, स्टेट लेजिस्लेचर की ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट का। इसका क्या मतलब हुआ प्रैक्टिकली, ये देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट की मर्जी के बिना भी उसकी बाउंड्रीज बदल सकती है, उसका एरिया कम कर सकते हैं या उससे डिवाइड कर सकते हैं। स्टेट की ओपिनियन सिर्फ कंसल्टेटिव है, बाइंडिंग नहीं। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उसको हम देखते हैं। केस लॉज सबसे पहले देखते हैं बाबूलाल पराते वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे फ्रॉम 1960। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया कि पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर की व्यूज से बाउंड नहीं है। रेफरेंस टू स्टेट इज मियरली अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेटिव प्रोसेस, नॉट अ कंसेंट मैकेनिज्म। पार्लियामेंट कैन प्रोसीड इवन इफ स्टेट अपोजेस। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है आर्टिकल आर्टिकल 169। ठीक है, आर्टिकल 169 है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का एबोलिशन या क्रिएशन। ये मैं सब बता रही हूँ जो सिंपल मेजॉरिटी से जो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, सो ये प्रोविजन बाई कैमरल लेजिस्लेचर से रिलेटेड है स्टेट्स में। आर्टिकल 169 कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ provide for abolition of legislative council in state having such council or creation of legislative council in a state having no such council। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये प्योरली पार्लियामेंट का डिसीजन नहीं है। टू स्टेज प्रोसेसेस है। स्टेज 1 है स्टेट लेवल पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रेजोल्यूशन पास करना होता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी है, स्टेट लेवल पे स्पेशल मेजॉरिटी है। इस बात का आप ध्यान देना कि यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी है। अब देखते हैं स्टेज 2 क्या है। स्टेज 2 है पार्लियामेंट लेवल पे। स्टेट असेंबली की रेजोल्यूशन के बाद पार्लियामेंट लॉ पास करता है बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं सिंपल मेजॉरिटी के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। तो ये ओवरऑल जो चीज़ है वो बेस सिंपल मेजॉरिटी पे ही है, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल 169 में दो स्टेजेस हैं। जो पहला स्टेज है वो स्टेट लेवल पे है और स्टेट लेवल पे स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी में आपको थोड़ा सा एक बता देती हूँ होता क्या है। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये जो स्टेट लेवल पे चीज़ होगी वो स्पेशल मेजॉरिटी पे होगी, लेकिन जो पार्लियामेंट लेवल पे होगी वो सिंपल मेजॉरिटी। तो ये एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है, ना स्टेट अकेले कर सकता है ना पार्लियामेंट अकेले कर सकता है। स्टेट इनिशिएट करता है, पार्लियामेंट इस चीज़ को कंप्लीट करता है। ठीक है, अब
अब हम आते हैं फिफ्थ शेड्यूल पे, शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन। ये शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो सिक्स उसमें है, स्केड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फिफ्थ शेड्यूल उन एरियाज पे अप्लाई होता है जो स्केड्यूल एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं। करंटली 10 स्टेट्स में स्केड्यूल एरियाज हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। अब इसमें अमेंडमेंट प्रोविजंस को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है, एक पैराग्राफ 7 कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ दिस शेड्यूल बाय सिंपल मेजॉरिटी, और एक्सप्लिसिटली कहा गया है, एंड नो सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। मतलब क्लियरली फिफ्थ शेड्यूल के अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 के बाहर हैं। और हमने पहले क्या बताया था कि जो सिंपल मेजॉरिटी, जो फर्स्ट कैटेगरी है अमेंडमेंट करने की, वो जो है वो 368 के स्कोप से बाहर है। तो ये चीज़ भी उस चीज़ से बाहर है। इसके पीछे रैशनल क्या है? ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन एक डायनेमिक एरिया है। ग्राउंड रियलिटीज, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल चेंजेस, डेवलपमेंट नीड्स कंटिन्यूसली चेंज होती है। अगर फिफ्थ शेड्यूल को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती तो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस मुश्किल हो जाती वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ देख सकते हैं, समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम 1997। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजंस को इंटरप्रीट किया ट्राइबल लैंड राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। कोर्ट ने होल्ड किया कि शेड्यूल्ड एरिया में नॉन ट्राइबल्स को लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकता इवन थ्रू लीज फॉर माइनिंग। ये केस इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दिखाता है कि इवन फ्लेक्सिबल प्रोविजंस हैव सब्सटैंटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस। सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो सकते हैं, लेकिन जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है और कोर्ट्स जो है वो सब्सटैंटिव प्रोटेक्शन दे सकती है। ठीक है, सिक्स्थ शेड्यूल जो है नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज, जो सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो स्पेसिफिकली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ट्राइबल एरियाज के लिए है, सैम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब इसकी जो चीज़ें हैं उसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि इसको भी कर सकते हैं यू नो थ्रू सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, लेकिन अगेन जो चीज़ें हैं वो एक बारी मैं आपको बता देती हूँ कि अमेंडमेंट प्रोविजंस जो है वो पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड न्यू एरियाज इन सिक्स्थ शेड्यूल, एक्सक्लूड एरियाज फ्रॉम दैट शेड्यूल, create new autonomous district, increase or decrease areas of autonomous district, alter boundaries, define name, etc etc। और ये सब कुछ सिंपल मेजॉरिटी से ही हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अपना वो है नेक्स्ट जो है स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट, अब उस पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट है क्या। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा पहले वाले से ज़्यादा ट्रिकी है। वो तो बड़ा ही सिंपल था कि आपको ये चाहिए, बस एक उसने एक्सेप्शन बताया आर्टिकल 169 में, जिसमें कि स्टेट लेवल पे आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी लेकिन पार्लियामेंट में आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए था। तो ये आर्टिकल 368 का ये जो पर्टिकुलर स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट है, ये आर्टिकल 368 का कोर है। ये वो कैटेगरी है जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाती है लीगल और टेक्निकल सेंस में। जब भी हम न्यूज़ में सुनते हैं कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया तो मोस्टली ये कैटेगरी
टू की बात हो रही होती है। ये वो प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बनाती है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, और इन्हें चेंज करना डिलिबरेटली बहुत ही ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, इनको ना मुश्किल बनाया गया है थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क्स, ये सारी चीज़ें कोर आइडियाज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इनमें अमेंडमेंट्स लाना थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। आप बेसिक सिंपल मेजॉरिटी से अगर अमेंडमेंट्स लाने लगेंगे तो हर हर वक्त हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई ना कोई अमेंडमेंट ले आएगी। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों स्पेशल मेजॉरिटी। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्पेशल मेजॉरिटी क्यों, अगर सिंपल मेजॉरिटी से काम हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हुई भी जो अभी हमने बात करी, तो स्पेशल मेजॉरिटी की क्या ज़रूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के सामने एक फंडामेंटल डिलेमा था, कॉन्स्टिट्यूशन को कितना रिजिड बनाना चाहिए। टू रिजिड तो सोसाइटी के साथ इवॉल्व नहीं कर कर पाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा, वही म्यूजियम में पड़ा हुआ एक पीस ऑफ पेपर हो जाएगा। यू नो टू फ्लेक्सिबल तो ट्रांजिएंट मेजॉरिटीज फंडामेंटल वैल्यूज को डैमेज कर सकती है, कोई भी आके कुछ भी चेंज करके चला जाएगा अपने वोट बैंक के हिसाब से। ठीक है। जेम्स मैडिसन, जिसको जो कि अमेरिकन फाउंडिंग फादर था, उसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेबल बट नॉट टू इजली अमेंडेबल। इंडियन फ्रेमर्स ने मिडिल पाथ चूज किया। उन्होंने कहा कि इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस चेंज हो सकते हैं लेकिन ब्रॉड कंसेंसस चाहिए, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा। अंबेडकर ने कहा कि यू नो the assembly has not only refrained from putting a fetter upon the amending power of parliament, but it has also made the amending power quite easy. The provision of the article 368 should dispel any fears that constitution is too rigid. लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि amendment process deliberately requires more than simple majority, ताकि fundamental changes should not be made by a bare majority parliament. तो जो द सोबर थॉट प्रिंसिपल है स्पेशल मेजॉरिटी का, एक थेरेटिकल जस्टिफिकेशन ये है कि ये इंश्योर करता है सोबर थॉट, सोबर सेकंड थॉट। मतलब कि हेस्टी डिसीजन से बचाओ। जब ब्रॉड कंसेंसस चाहिए तो नेचुरली ज़्यादा डिलिब्रेशन होती है, डिबेट होती है, एंड ओनली दोज चेंजेस पास होते हैं जो जेन्युइनली नेसेसरी होते हैं। तो अब हम देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी है क्या। ठीक है। सो आर्टिकल 368 के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए। अब दोनों कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन 1, majority of total membership of each house. Condition 2, majority of not less than 2/3 of members present and voting. ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक भी फेल हुई तो अमेंडमेंट पास नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। और जो इसके की पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने चाहिए, वो पहला तो ये है, टोटल मेंबरशिप जब हम बोल रहे हैं इट इंक्लूड्स वेकेंसीज ऑल्सो। ओके, अगर 10 सीट्स वेकेंट हैं फिर भी टोटल मेंबरशिप 543 ही मानी जाएगी फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। अब जो एब्सेंट हैं लोग वो भी काउंट किए जाएंगे। कैसे? अगर कोई मेंबर प्रेजेंट है लेकिन वोट नहीं करता है, एब्सटेन करता है। ठीक है, एब्सटेंशंस जिसको बोलते हैं, नॉट एब्सेंट बट एब्सटेंशंस, तो वो प्रेजेंट एंड वोटिंग में काउंट नहीं होता, लेकिन टोटल मेंबरशिप में तो वो है ही। तो इफेक्टिवली जो एब्सटेंशंस हैं वो हेल्प करता है डिफीट द अमेंडमेंट, तो एब्सटेंशंस काउंट अगेंस्ट द अमेंडमेंट।
बोथ हाउसेज मस्ट पास सेपरेटली, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंडिपेंडेंटली स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन अमेंडमेंट बिल्स पे अप्लाई नहीं होता है, रिमेंबर दिस, नो जॉइंट सिटिंग। अनलाइक ऑर्डिनरी बिल्स जहां आर्टिकल 108 के अंदर जॉइंट सिटिंग को हो सकती है डिसएग्रीमेंट के केसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं है, दोनों हाउसेस को इंडिपेंडेंटली अग्री करना पड़ेगा। अब देखते हैं प्रोविजंस कवर्ड अंडर कैटेगरी 2, ओके, स्पेशल मेजॉरिटी जिसको कहते हैं। ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस कैटेगरी में है, एक्सेप्ट कैटेगरी 1 सिंपल मेजॉरिटी और कैटेगरी 3 स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन प्रोविजंस। तो सबसे पहले आता है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3, आर्टिकल 12 टू 35। अब नेक्स्ट आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4, आर्टिकल 36 टू 51। फंडामेंटल ड्यूटीज भी आता है 4A, आर्टिकल 51A, जिसमें है कि फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई है ये, ठीक है। इनिशियली 10 ड्यूटीज थे, 86th अमेंडमेंट ने 11 ड्यूटीज ऐड की, ठीक है। तो फिर आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्ट 5, चैप्टर 1, आर्टिकल 52 टू 78, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना कि कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मैनर में आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 कैटेगरी 3 में आती है, क्योंकि ये फेडरल बैलेंस अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो होगा वो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन वाली बात आएगी, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कैटेगरी 3 में। तो यूनियन लेजिस्लेचर भी आता है, पार्ट 5, चैप्टर 2, आर्टिकल 79 टू 122। पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर्स, इन सब में पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर्स, कॉम्पोजिशन, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, सब इसी कैटेगरी में आती है। लेकिन एक बात यहाँ भी नोट करने के लिए है कि जो representation of states in parliament, 4th schedule, that comes under category 3, okay। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव भी आता है इसी में, आर्टिकल 153 टू 167। ये जो मैं आर्टिकल्स बोल रही हूँ इसको आप एक बारी रीचेक भी कर लेना, ठीक है। वैसे आई एम सेइंग इट करेक्टली, but if you are studying a constitution, you should always keep the bare articles of constitution, because that helps you to understand it more clearly. So I want you to keep a bare articles there also and then go through the lectures. सो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो कि पार्ट 6 है, चैप्टर 2 में आर्टिकल 153 टू 167, इसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर्स की बात होती है। स्टेट लेजिस्लेचर, पार्ट 6, चैप्टर 3, आर्टिकल्स फ्रॉम 168 टू 212, ठीक है। ये सब जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी में आ रहा है। जुडिशियल प्रोविजंस पार्शली, इसके कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो कैटेगरी 3 में भी आती है। अगेन जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है वो भी पार्शली इसके कुछ कुछ जो है वो कैटेगरी 3 में भी आती है, जिसमें हम जिसको कि अभी हम पढ़ेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि आर्टिकल 352 टू 360 है ना, ये सब इमरजेंसी प्रोविजंस जो है कैटेगरी 2 में ही है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो आर्टिकल 352 या फिर स्टेट इमरजेंसी हो आर्टिकल 356, जिसको कि प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ओके। सो ये सारे जो आते हैं वो कैटेगरी 2 में आते हैं। अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो अमेंडमेंट प्रोसीजर ये इंटरेस्टिंग है, आर्टिकल 368 इटसेल्फ जो है स्प्लिट्स है बिटवीन 2 कैटेगरी। यहाँ पे आप ध्यान देना, जो आर्टिकल, ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, ये इंटरेस्टिंगली दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 368 इटसेल्फ जो है वो स्प्लिट है बिटवीन 2 कैटेगरीज। एक तो कैटेगरी 2 जिसमें कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल 368 प्रोसीजर, प्रेसिडेंट, एसेंस एटसेट्रा, ये सारे कैटेगरी 2 में ही आता है, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन कुछ चीज़ें कैटेगरी 3 में भी है। द अमेंडमेंट प्रोसीजर इटसेल्फ, इफ यू वांट टू चेंज हाउ अमेंडमेंट्स आर मेड,
This can also be done through amendment. If you want to change how amendments are made, you need state ratification. तो amendment procedure को भी amend किया जा सकता है कैटेगरी 3 में. कैटेगरी 3 में स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन होता है. प्रियम्बल में भी कर सकते हैं. प्रियम्बल में हमने देखा 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुई, उसमें हमने सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बनाया और कैसे ये सेक्युलर और सोशलिस्ट चीज़ें ऐड करी, है ना. तो ये इम्पॉर्टेंट है. अब स्केड्यूल्स है ना, स्केड्यूल्स जो है पार्शली हैं, जो शेड्यूल्स जो है जिनको भी हम बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8, 9, 10th, 11, 12th ये सारे कैटेगरी 2 में आते हैं. लेकिन 4th and 7 जो कि राज्यसभा सीट एलोकेशन, यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट, ये सारी चीज़ें कैटेगरी 3 में आती है. अब हम प्रोसेस समझते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है ये कैटेगरी 2 का स्पेशल मेजॉरिटी का. सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल. अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा. कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर, मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर. ठीक है. नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन, ये बात याद रखना. ठीक है. फिर बिल जो है मस्ट बी टाइटल एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ओके, ये तो काफ़ी बेसिक है. अब पैसेज इन द फर्स्ट हाउस देखते हैं. बिल गोज थ्रू नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस. क्या क्या है, फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकेंड रीडिंग होगी, कमिटी स्टेज आएगा, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशंस होंगे, थर्ड रीडिंग होगी. एंड एट थर्ड रीडिंग जो होते हैं फाइनल पैसेज, उसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होगी. अगर बिल फेल करता है टू गेट स्पेशल मेजॉरिटी तो वो लैप्स कर जाता है. ठीक है. और पास हुआ तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है. नो प्रोविजन फॉर रेफरिंग टू सेलेक्ट कमिटी इज मैंडेटरी बट कैन बी डन. जैसे कि अगर बिल फेल हो गया, ठीक है, तो आप उसको सेलेक्ट कमिटी को नहीं भेज सकते, मैंडेटरी नहीं है. ठीक है. अब पैसेज इन सेकंड हाउस में देखते हैं. अब मान लो कि फर्स्ट हाउस में ये पास हो गया, ठीक है. अब सेकंड हाउस में बिल ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस, दूसरे हाउस में बिल आ गया, सेम प्रोसेस होगा, वो वही फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, कमिटी स्टेज, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, सब कुछ होगा. थर्ड स्टेज आया, सेम प्रोसेस, स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है. लेकिन यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट है. ठीक है. If second house makes any amendment to the bill, it must go back to first house for approval with that amendment. मतलब कि अगर सेकेंड हाउस ने कुछ भी यू नो अमेंडमेंट सजेस्ट किया कि इस पर्टिकुलर बिल में जो अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो फर्स्ट हाउस से पास होके आई है, इसमें हम ये चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये दोबारा वो एक नई बिल बन जाएगी, समझ जाओ. ठीक है. और वो फिर से फर्स्ट हाउस में जाएगी और तब जाके पास होगी फर्स्ट हाउस में, फिर से स्पेशल मेजॉरिटी से. उसके बाद फिर से वो सेकंड हाउस में आएगी और अगर फिर से रेकमेंड किया तो सेम प्रोसेस होगा, और अगर पास कर दिया तो वही सिंपल मेजॉरिटी से वो पास हो जाएगी, अमेंडमेंट हो जाएगा. बोथ हाउसेस मस्ट पास आइडेंटिकल टेक्स्ट विद स्पेशल मेजॉरिटी. आइडेंटिकल टेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक हाउस से दूसरे हाउस में आ रही है, उनके टेक्स्ट आइडेंटिकल होने चाहिए. अगर कुछ भी रिकमेंडेशन हुआ और कुछ भी चेंजेस हुए तो वो फिर से समझ लो कि वो एक नया बिल बन जाएगा और फिर से सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे. No joint sitting. If second house rejects the bill or makes amendment not acceptable to first house, the bill lapse. ठीक है. अगर जैसे कि मैंने बोला कि वो नया बिल बन जाएगा, तो अगर वो अमेंडमेंट करता है या फिर बोलता है कि नॉट एक्सेप्टेबल टू फर्स्ट हाउस, ऐसे करके कुछ बोलता है, तो वो बिल लैप्स हो जाएगी. फिर नए बिल, नए जो भी टेक्स्ट ऐड होगा उसमें, जो भी सजेशंस ऐड होंगे, अमेंडमेंट्स ऐड होंगे, उसको वो नया बिल बना देगा. ठीक है. नो प्रोविजंस फॉर जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक. कुछ भी डेडलॉक हो, जॉइंट सिटिंग किसी भी कंडीशन में आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में नहीं कर सकते हैं. दिस इज डिलिबरेट, इट इंश्योर्स ब्रॉड कंसेंसस. ठीक है.
फिर जो है प्रेसिडेंशियल असेंट की बात करते हैं। आफ्टर 24th अमेंडमेंट 1971, आर्टिकल 368(2) explicitly states the amendment shall be presented to the president who shall give his assent to the bill। अब यहाँ पे वर्ड जो shall है ना, वो उस चीज को मैंडेटरी बना देता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास देर इज नो डिस्क्रेशन, है ना। he or she cannot withhold assent, cannot return for reconsider। Before 24th amendment ये था कि there was some ambiguity whether president could withhold assent। 24th amendment ने ये चीज clarified कर दिया permanently कि the president shall give his assent to the bill, ठीक है। shall मैंडेटरी है, प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब जो अमेंडमेंट है टेक्स इफेक्ट्स वंस प्रेसिडेंट गिव एसेंट, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ एसेंट अनलेस बिल स्पेसिफाइज अ डिफरेंट commencement date, no further action required unlike category 3 where state ratification is needed। अब ये अमेंडमेंट हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया और फिर वो अमेंडमेंट शुरू हो गया, ठीक है। अब कुछ भी और कोई फर्दर प्रोसेस नहीं चाहिए। लेकिन अगर अगर हम थर्ड कैटेगरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस प्रोसेस के बाद भी स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब इसके इम्पॉर्टेंट केस लॉज देखते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इशू क्या था कि कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अब क्या हुआ उसमें ये देखते हैं। यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजंस इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। Law in Article 13(2) does not include constitutional amendment. Constitute power is different from ordinary legislative power। Significance इसका क्या था? First case, establishing parliament's power to amend fundamental rights through special majority। ये first case है। अब दूसरा आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में। इट फॉलोड शंकरी प्रसाद, जो भी शंकरी प्रसाद में कहा गया कि constituent power is different from ordinary legislative power। Parliament has got power to amend fundamental rights through special majority, ये किया गया। अब इसका सिग्निफिकेंस का, seeds of doubt planted by Justice Hidayatullah and Justice Mudholkar about implied limitations। तो यहाँ पे जस्टिस हिदायतुल्ला और जस्टिस मुधोलकर ने कुछ डाउट्स वो किए, क्लियर किए। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे वो डाउट धीरे धीरे डेवलप करके केशवानंद ये सब में जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बन जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ जाता है। बट अभी के लिए आप बस केस लॉज जानिए, वो हम बाद में देखेंगे जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे। तो फिर आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। उसमें क्या कहा गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 368 ओनली प्रोवाइड प्रोसीजर नॉट पावर। फंडामेंटल राइट्स हैव ट्रांसेंडेंटल पोजीशंस। अब ये क्या हुआ कि ये जो भी सारे बातें हो रही थी बाकी केस में, गोलकनाथ ने इस चीज को खारिज कर दिया, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? ओवर रूल्ड शंकरी प्रसाद प्रोस्पेक्टिवली स्पीकिंग, applied doctrine of prospective overruling, ठीक है। led to parliament's response through 24th and 25th amendment। तो ये सारी चीजें। अब गोलकनाथ जो केस है उसमें साफ साफ कह दिया गया जो पार्लियामेंट है वो नहीं अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 है तो वो बस प्रोसीजर बताने के लिए है, वो पावर नहीं बता रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है दे हैव ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, तो आप उस चीज को अमेंड नहीं कर सकते हैं। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस आया, केशवानंद भारती केस, जो कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला
1973। ये लैंडमार्क जजमेंट था। इसमें 13 जजेस का बेंच था, जिसमें 7:6 की मेजॉरिटी थी। ठीक है, 11 अलग अलग जजमेंट्स आए इस पे। अब इसने क्या कहा वो देखते हैं। Parliament can amend any provisions including fundamental rights, गो जिसने कि गोलकनाथ को ओवर रूल कर दिया। ठीक है, गोलकनाथ ने क्या बोला था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, लेकिन केशवानंद भारती केस में हुआ कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजंस इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बात है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस चीज़ ने ऑलमोस्ट जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, जो अमेंडमेंट से के सराउंडिंग जो डिबेट्स है, एकेडमिक डिबेट्स जो है, उसको बहुत ही फंडामेंटली उस चीज़ को चेंज कर दिया। सो पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि बर्थ ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, स्पेशल मेजॉरिटी गिव्स पावर टू अमेंड बट नॉट डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियल फीचर्स। अब आते हैं एक और केस लॉ पे। वो है अगला केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि 39th अमेंडमेंट हैड बार्ड जुडिशियल रिव्यू ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ पीएम एंड स्पीकर्स। इस पे कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अमेंडमेंट जो 39th अमेंडमेंट था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। री इन्फोर्स दैट स्पेशल मेजॉरिटी डजंट गिव अनलिमिटेड पावर। फिर नेक्स्ट जो केस आया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में। इसका कॉन्टेक्स्ट था 42nd अमेंडमेंट 1976 में had added clause to article 368 saying no amendment can be questioned in in any court। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो होल जो एक डिबेट है जुडिशियल रिव्यू और कोर्ट और पार्लियामेंट का, उस चीज का भी जो जेनेसिस है ना, हम यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। तो कोर्ट ने बोला जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब कोर्ट ने कह दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई चीज जो है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी। ठीक है, limited amending power is itself part of basic structure। parliament cannot make its amending power unlimited। ठीक है, ये सारी चीजें बोली। एक जो अगला केस आता है वो है वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इसने भी हेल्ड किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाइज प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 24 अप्रैल 1975 केशवानंद जजमेंट से। ठीक है, प्री 1973 अमेंडमेंट रिमेन वैलिड। मतलब कि केशवानंद एक बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट है, बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट है। इस चीज को याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं कि हो लो हाँ, जिसमें वैलिडिटी ऑफ 52nd अमेंडमेंट, जिसको कि हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, जो कि 10th स्केड्यूल में है। ये हेल्ड किया कि 10th स्केड्यूल लार्जली वैलिड है। पैराग्राफ 7 बारिंग जुडिशियल रिव्यू स्ट्रक डाउन कर दिया। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, इस चीज को फिर से री किया, फिर से रीस्टेट किया, और बार बार ये बात कही गई कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब एक और केस आया कि कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जजमेंट था। वो ये है इसी केस में किहोतो में ही कि स्पेशल मेजॉरिटी सफिशिएंट है, नो स्टेट रेटिफिकेशन नीडेड एज अ फेडरल स्ट्रक्चर नॉट अफेक्टेड। अब ये जो पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ की चीज है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी सफिशिएंट है, वो ये इस पर्टिकुलर केस में बोला गया था। ठीक है,
अब आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। 10 शेड्यूल भी जब हम पढ़ेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी बहुत सारी चीजें वो हुई है, ठीक है। एस आर बोमाई जो है, एस आर बोमाई केस, एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में कॉन्टेक्स्ट है नॉट डायरेक्टली अबाउट अमेंडमेंट बट अबाउट 356 आर्टिकल 356 दैट इज प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस ये है, कोर्ट हेल्ड दैट सेक्युलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर, any amendment trying to change secular character would be void despite special majority। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट है, कोर्ट बहुत टाइम एंड अगेन बहुत सारे केसेस में ये बोलता है कि हम हम सेक्युलरिज्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या सोशलिस्ट फैब्रिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है और उस चीज को आप नहीं कर सकते, चेंज या उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते डिस्पाइट स्पेशल मेजॉरिटी। आया कोयलहो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में इशू क्या था, कैन लॉ प्लेस्ड इन 9 शेड्यूल बी चैलेंज्ड, ठीक है। जो लॉज 9 शेड्यूल में है, 9 शेड्यूल में है कि क्या उनको चैलेंज किया जाता है, तो ये किया गया कि लॉज प्लेस्ड इन 9 शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 दैट इज केशवानंद भारती वाला जो केस है उसके टाइम पे कैन बी चैलेंज्ड, ओके। If they violate basic structure or destroy core of fundamental rights, they are void. Ninth schedule protection is not absolute. अब आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी चीज को 9 शेड्यूल में डाल के ये बोल दो कि भाई इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बेसिक स्ट्रक्चर वो नहीं कर रहा है, ये सब बोल के आप बच नहीं सकते हो, ठीक है। ये सारे लूप होल्स लोग निकालने लगे, लेकिन कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू हमें पता चला कि even amendments adding laws to ninth schedule done by special majority are subject to basic structure review। तो उनका रिव्यू हो सकता है, उनको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है कि क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है स्पेशल मेजॉरिटी पावर का। पहले देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिमिटेशन, इवन विद स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, abolish democratic republican form of government, remove secular character, eliminate separation of power, damage federal character, destroy unity and integrity, abolish judicial review, take away core of fundamental rights, eliminate free and fair election, undermine rule of law। ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड सारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी पावर पे। दूसरा है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कैसे लिमिटेशन है, इट मस्ट पास बोथ हाउस सेपरेटली, ठीक है। एक बहुत ही टीडियस टास्क है ये, दोनों हाउसेस को सेपरेटली पास करना पड़ेगा, आइडेंटिकल टेक्स्ट ही पास करना पड़ेगा, ठीक है। नो जॉइंट सेशन, नो जॉइंट सिटिंग, कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, बोथ हाउसेस मस्ट पास द आइडेंटिकल टेक्स्ट एज आई जस्ट सेड। थर्ड लिमिटेशन जो है वो है जुडिशियल रिव्यू, ऑल अमेंडमेंट्स subject to judicial review on grounds of violation of basic structure, procedural irregularity, violation of federalism requirements for category 3, ठीक है। political constraint है, require broad consensus, opposition can delay through parliamentary tactics। ये सारी चीजें बहुत ही limitations है कैटेगरी 2 का। अब हम देखते हैं कैटेगरी 3। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सबसे रिजिड कैटेगरी पे आती है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन। ये वो कैटेगरी है जहां सिर्फ पार्लियामेंट का कंसेंसस काफी नहीं है, स्टेट की भी कंसेंट चाहिए। ये कैटेगरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल कैरेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। जब भी कोई प्रोविजन डायरेक्टली सेंटर स्टेट रिलेशंस या फिर फेडरल बैलेंस को अफेक्ट करता है तो फ्रेमर्स ने कहा कि सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर सकती, स्टेट्स को भी वॉइस मिलनी चाहिए। थिंक अबाउट इट, अगर पार्लियामेंट अकेले डिसाइड कर सके कि स्टेट्स की पावर क्या हो, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या हो, या प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे हो, तो फेडरलिज्म का क्या मतलब रह जाएगा, है ना। इसलिए ये एक्स्ट्रा सेफगार्ड ऐड किया गया। अब हम देखते हैं
फेडरलिज्म और अमेंडमेंट प्रोसेस। पहले हम समझते हैं कि व्हाई स्टेट रेटिफिकेशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे फेडरेशन वर्ड एक्सप्लिसिटली यूज नहीं हुआ हो। केसी वियर ने इसे क्वाज़ाई फेडरल कहा है, लेकिन फेडरल एलिमेंट्स क्लियरली प्रेजेंट हैं, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर जो 7th शेड्यूल में है, फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर रिजिड अमेंडमेंट प्रोसीजर फॉर फेडरल प्रोविजंस, है ना। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल नेचर है उसका। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही फेडरलिज्म है ही नहीं। ये जो लास्ट पॉइंट है, रिजिड अमेंडमेंट फॉर फेडरल प्रोविजन, कैटेगरी 3 का बेसिस है। ठीक है, द फेडरल कॉम्पैक्ट थियरी पे हम आते हैं। एक थेरेटिकल पर्सपेक्टिव ये है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट अग्रीमेंट है सेंटर और स्टेट्स के बीच। इस कॉम्पैक्ट को या फिर अग्रीमेंट को चेंज करने के लिए दोनों पार्टीज की कंसेंट चाहिए। सिर्फ एक पार्टी, पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग सेंटर, अकेले चेंज नहीं कर सकती है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इस थियोरी पे एक्सप्लिसिटली बेस्ड है। वहाँ स्टेट रेटिफिकेशन मैंडेटरी है सभी अमेंडमेंट के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मिडिल पाथ लिया, सिर्फ उन प्रोविजंस के लिए स्टेट रेटिफिकेशन रखा जो डायरेक्टली फेडरल स्ट्रक्चर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अंबेडकर का क्या एक्सप्लेनेशन है कि the provisions which require ratification by state legislatures are provisions which affect the federal structure. The principle is that if the powers of the states are to be affected, the states should have a say in the matter. ये फेडरल सेफगार्ड है, स्टेट्स को प्रोटेक्ट करता है पार्लियामेंट के यूनिलैटरल एक्शन से जो फेडरल बैलेंस डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये जो डुअल रिक्वायरमेंट है वो क्या है। 2 स्टेज प्रोसेस है। कैटेगरी 3 अमेंडमेंट के दोनों स्टेजेस क्लियर करने पड़ते हैं। पहला क्या है, स्टेज 1, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी, सेम एज कैटेगरी 2, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस and 2/3 of the members present and voting. Both houses must pass identical text, no joint sitting. ठीक है, जो हमने उसमें देखा था कैटेगरी 2 में। अब आता है स्टेज 2 जिसको कि स्टेट रेटिफिकेशन कहते हैं। एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स मस्ट रेटिफाई। ठीक है, जो अब जो है कि जो इस पर्टिकुलर प्रोविजंस में जो ये वर्ड आया है रेटिफिकेशन, इसका मतलब देखते हैं ना। तो रेटिफिकेशन मींस अप्रूवल स्लैश कंसेंट बाय स्टेट लेजिस्लेचर। इट्स अ सिंपल रेजोल्यूशन, नॉट अ बिल, नॉट रिक्वायरिंग गवर्नर्स एसेंट। इसका जो प्रोसेस है उस पे अब चलते हैं और देखते हैं क्या है। आफ्टर पार्लियामेंट passes the amendment bill with special majority, bill is sent to all state legislatures. Okay, each state legislature considers whether to ratify. Ratification is by simple majority in state legislature, majority of the members present and voting. ठीक है, यहाँ पे simple majority होगी। If at least half of the state pass the ratification resolution, stage 2 is complete. ठीक है, ये important है। If at least half of the state legislatures pass ratification resolution, stage 2 is complete. ठीक है, अब which half, है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। The constitution says not less than 1/2 of the state legislature. Currently, for instance, we have this much of state, and so minimum क्या होगा, 14 होगा उसका, या फिर if you have 50 states then 25, ऐसे एक मैथमेटिकल वो के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, इफ नंबर ऑफ स्टेट चेंजेस, मैं एग्जैक्ट नंबर इसलिए अभी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि
स्टेट के नंबर चेंज हो रहे हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज दैट इफ आई एम सेइंग 28 दैट मीन्स दैट यू नो even in future you would write half, that is 14. So don't talk about the numbers, and है ना, so don't fixate over that because you never know. Right now we have 28 states. What if tomorrow the government would give us 30 state? तो नंबर ये मत सोचना कि 14 मैं बोल रही हूँ तो that's a universal thing. अभी हमारे पास 28 states हैं. It could be anything. I hope you understood. आप इतने डम भी नहीं हो. तो if number of the state changes, new states created or state merged, the calculation changes accordingly. ठीक है, ये बात याद रखना. अब है सिंपल मेजॉरिटी फॉर रैटिफिकेशन पे आते हैं कि विद इन ईच स्टेट लेजिस्लेचर रैटिफिकेशन रिक्वायर्स ओनली सिंपल मेजॉरिटी, not special majority. Majority of members present and voting. If state has bicameral legislature, legislative assembly plus legislative council, only legislative assembly's resolution counts. ठीक है, legislative council का वो जो resolution है वो count नहीं होगा. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेटिफिकेशन, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली का ज़रूरत है. ठीक है, अब है नो टाइम लिमिट. ये क्रिटिकल पॉइंट है. कॉन्स्टिट्यूशन डजंट नॉट स्पेसिफाई एनी टाइम लिमिट फॉर स्टेट रेटिफिकेशन. This creates interesting scenarios. Ratification can theoretically be pending indefinitely, लेकिन इस पे भी कुछ है ट्विस्ट जो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ. कि आपको ये कर देना कि आप इंडेफिनिटली रख लेते हो, लेकिन हमको ये दिमाग में ये भी रखना है कि बस हमको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का वो चाहिए, है ना. रेजोल्यूशन काउंट करता है. तो यूजुअली ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टी है, ठीक है, और उन्होंने इस तरीके का कोई अमेंडमेंट प्रपोज किया है, तो अगर हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी रेजोल्यूशन आ जाता है तो वो बाकी जो हाफ है उनका का कोई मतलब ही नहीं है. वो इंडेफिनिटली रख ले या कुछ भी रख ले, उससे कुछ मतलब नहीं है. ठीक है. States can take years to ratify. There is no deadline after which amendment lapses. ठीक है. अब हम आते हैं ratification is final. ठीक है. Once a state legislature ratifies, it cannot withdraw ratification later. Ratification is irrevocable. Similarly, if a state refuses to ratify, it can later change its mind and ratify. Rejection is not final. Okay. Order of stages. Stage 1, Parliament must come first. States cannot ratify before Parliament passes the bill. Okay. ये चीज़ याद रखना, जब तक पार्लियामेंट पास ना कर दे बिल, ये जो होल रेटिफिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा. ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं होगा तो उस पर आप कुछ भी रेजोल्यूशन दे ही नहीं सकते हो. बट देर इज फ्लेक्सिबिलिटी. स्टेट कैन रेटिफाई इन एनी ऑर्डर एट एनी टाइम आफ्टर पार्लियामेंट पैसेज. जैसा कि मैंने अभी बोला कि अगर 28 स्टेट्स है मान लो, ठीक है, तो उसमें से अगर 14 स्टेट ने कर दिया, ठीक है, शुरू में ही कर दिया, अगले 5 दिन में ही कर दिया, 10 दिन में ही कर दिया, और बाकी 14 ने अगर 2 साल भी रख लिया तो उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, आप कभी भी कर सकते हो. President's assent after both stages complete, Parliament special majority and state ratification, bill goes to President. President assent is mandatory, same as कैटेगरी 2. लेकिन यहाँ डिस्क्रिशन पावर नहीं है. ठीक है, यहाँ भी कोई डिस्क्रिशन पावर नहीं है उसमें. प्रेसिडेंट का मैंडेटरी है, एसेंट जो है वो मैंडेटरी है. ठीक है. अब क्या है, प्रोविजंस रिक्वायरिंग स्टेट रेटिफिकेशन. अब हर प्रोविजन को डिटेल में थोड़ा समझते हैं. ठीक है. आर्टिकल जैसे 54 एंड 55 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट. ठीक है, इसमें स्टेट रेटिफिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है. इलेक्टोरल कॉलेज में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है थ्रू दियर एमएलएज, है ना. अगर पार्लियामेंट अकेले इलेक्टोरल कॉलेज कॉम्पोजिशन चेंज कर दे तो स्टेट्स का वेटेज प्रेसिडेंट इलेक्शन में अफेक्ट हो जाएगा उस चीज़ से. ये फेडरल बैलेंस डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. ठीक है,
तो ये सारी चीज़ों का आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, अब जैसे इस इलेक्शन में स्टेट के लोग भी इन्वॉल्व हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, तो आप मैनर ऑफ द इलेक्शन चेंज करोगे तो उस चीज़ से वो भी तो अफेक्ट होंगे ना, तो उनका से बनता है, ये बड़ा ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, वाई रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन अगर ये फार्मूला चेंज हो तो स्टेट्स का रिलेटिव वेटेज प्रेसिडेंट इलेक्शन में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ज़रूरी है ये चीज़ बहुत ही। जैसे अब आर्टिकल 73 एंड 162 extent of executive power. अब basically union executive can act in areas where parliament can legislate, union list and concurrent list in certain situation, ठीक है। अब इसमें है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। इसमें एक क्रिटिकल प्रोविजन है कि आर्टिकल 162 हैज अ प्रोविजन इन concurrent list matters state executive power is subject to union executive power if there is a conflict, union prevails। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम फेडरल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड नेचर है उसका, बहुत ही यूनिटरी नेचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और इंडियन स्टेट का, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो जो यूनियन है ना वो प्रिवेल कर रहा है, यूनियन प्रिवेल्स, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपको फेडरल स्ट्रक्चर को भी जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको देख के ऐसा लगता है कि यूनियन के पास ज़्यादा पावर है, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है आर्टिकल 162, ठीक है। अब आर्टिकल 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोविजंस हैं, ऑब्वियसली उसमें जो इंटायर स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग है वो आप सिर्फ और सिर्फ सेंटर नहीं डिसाइड कर सकता है, ठीक है। और फिर आर्टिकल 214 टू 231 हाई कोर्ट्स, अगेन सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट, दीज आर्टिकल कवर हाई कोर्ट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। अब इसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सेंटर ही वो करे, है ना। स्टेट लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है ये सब, ठीक है। तो इसमें तो भाई स्टेट का से होना ही चाहिए। अब आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर itself, this is a meta level protection, the amendment procedure itself requires state ratification to be changed। यहाँ देखते हैं क्यों। ओके, think about it, if parliament could change article by simple special majority, पार्लियामेंट कुड रिमूव द स्टेट रेटिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑल टुगेदर। ऐसा तो कर सकता है कि अगर स्टेट रिक्वायरमेंट, अगर पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी जो है उससे ही सारे अमेंडमेंट्स कर ले, तो वो जो स्टेट रेटिफिकेशन का जो क्लॉज है, जो प्रोविजन है, उस चीज़ को तो वो हटा सकता है अमेंडमेंट करके। देन पार्लियामेंट कुड चेंज ऑल फेडरल प्रोविजंस नो विदाउट स्टेट कंसेंट। अब स्टेट्स जहाँ भी इन्वॉल्व है उन सारे प्रोविजंस को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट अकेले ही सब कुछ कर ले रहा है अमेंड, तो फिर स्टेट का कंसेंट कहाँ है, स्पेशली उन जगहों में जहाँ की स्टेट कंसर्न है ना। फेडरल सेफगार्ड वुड बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट भी कैटेगरी 3 में है, टू प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम यूनिलैटरली मेकिंग फेडरल अमेंडमेंट्स ईजियर, ठीक है। द सेल्फ रेफरेंशियल प्रॉब्लम, इंटरेस्टिंग फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि कैन आर्टिकल 368 बी अमेंडेड टू रिमूव द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रीन। सो ये मिनर्वा मिल्स जो है वो 1980 में जो केस है उसने ये आंसर किया है नो। इसका आंसर नो है, बिकॉज लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज इट सेल्फ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, limited amending power is itself part of basic structure. Parliament cannot use Article 368 to make its power unlimited, even with state ratification. So even category 3 जो process है, it has limits. Basic structure cannot be destroyed by using this particular category of special majority plus state ratification, ठीक है। representation of state in parliament, अब this primarily refers to fourth schedule, which allocates Rajya Sabha seats and to each states, तो इसमें तो ज़रूरत होगी ही। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि जितने भी वो हैं, 7th शेड्यूल को भी देख ले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। अब जहाँ भी ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, वहाँ तो
ये जो कैटेगरी 3 है वो अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। अब रेटिफिकेशन प्रोसेस के कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, हाउ इट वर्क्स प्रैक्टिस में। तो अभी मैंने बताया इस जो पार्लियामेंट पास करता है ना, अमेंडमेंट किस तरीके से, स्पेशल मेजॉरिटी बोथ हाउसेस में, बिल सेंड टू द स्टेट आफ्टर पार्लियामेंट पैसेस, यूनियन गवर्नमेंट सेंड्स द अमेंडमेंट बिल टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर कंसिडर करता है, बिल इज प्लेस्ड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, रेजोल्यूशन मूव होता है फॉर रेटिफिकेशन। ओके, वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इफ पास स्टेट हैज रेटिफाइड, इफ रिजेक्टेड स्टेट हैज नॉट रेटिफाइड बट कैन रिकंसिडर लेटर, ठीक है। कम्युनिकेशन टू द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट कम्युनिकेट्स ratification to union government. Counting ratification, once 14 state, half of the 28 ratify, requirement is met, bill then goes to the president, then आता है president assent, president assent is mandatory, constitution stands amended। प्रैक्टिकल इश्यूज और क्या हैं, नो टाइम लिमिट प्रॉब्लम, लेकिन उसका भी मैंने बता दिया कि ठीक है, सिंस देयर इज नो एनिमलीज कैन अकर, लेकिन एनिमलीज कैसे हो गया, अगर हाफ का ही जरूरत है, अगर उसमें भी लोगों ने वो कर दिया, सो यू नो वहां प्रॉब्लम आ सकती है। पार्लियामेंट पासेस दी अमेंडमेंट और 10 स्टेट 10 states ratify quickly, then political change and new government in state oppose, remaining state refuse to ratify, amendment remains in limbo indefinitely। ये ऐसा एक सिनेरियो हो सकता है कि उन हाफ में भी मान लो कि 10 नहीं पास किया, 4 में नए गवर्नमेंट्स आ गए, एंड देन उन लोगों ने उस चीज को रेटिफाई नहीं किया, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट executive doesn't ratify, state legislature does, even if state government opposes, if legislature has different composition, different majority, it can ratify, okay। Changed composition of state, what if number of state changes between parliament's passage and ratification completion, possible interpretation ये है, half calculated at time of final ratification count, not at time of parliament's passage। तो ये एक important चीज़ है कि अगर स्टेट के नंबर में कुछ चेंजेस आ गए तो उस चीज़ को कैसे डील करना है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन में अभी मैंने बताया कि ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली रेटिफाइज करती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब केसेस क्या है, केस लॉज रिलेटेड टू कैटेगरी 3, केशवानंद, ये तो यूनिवर्सल ही है मान लो। केशवानंद के भारती के बारे में बात करते हैं, दो नॉट डायरेक्टली अबाउट कैटेगरी 3 प्रोसीजर, कोर्ट एक्नॉलेज दैट स्टेट रेटिफिकेशन फॉर फेडरल प्रोविजन इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम दैट इंश्योर फेडरल कैरेक्टर, ठीक है। फिर किहोतो होलोहान case 1992, 52nd amendment anti-defection law was passed without state ratification, was this valid? It was held valid. Anti-defection law doesn't affect federal structure, it deals with legislators conduct, not center state relation, hence category 2 sufficient, category 3 not required। Significance, clarified what affects federal structure। इस पर्टिकुलर ने एंटी डिफेक्शन लॉ को वैलिड माना कि आपको कैटेगरी 2 से भी आप कर सकते हो, स्पेशल मेजॉरिटी से भी आप कर सकते हो, आपको कैटेगरी 3 की जरूरत नहीं है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसने क्लैरिफाई कर दिया कि फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि नॉट एवरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रिक्वायर्स स्टेट रेटिफिकेशन, ओनली दोज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग सेंटर स्टेट बैलेंस, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में एनजेएसी केस जो था, 99th अमेंडमेंट क्रिएटेड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, पास्ड विद स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, 16 आउट ऑफ 28 स्टेट जो है उसने रेटिफाइड भी किया, मोर देन हाफ, है ना। प्रेसिडेंट गेव असेंट ऑन 31 दिसंबर 2024। चैलेंज क्या, इसको चैलेंज किया, एनजेएसी वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब इसमें वो वर्डिक्ट आया कि अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया डिस्पाइट फुलफिलिंग द कैटेगरी 3 रिक्वायरमेंट। कोर्ट ने कहा कि independence of judiciary is basic structure, njac gave executive, that is law minister, role in judicial appointment, this compromised independence of the judiciary, even state ratification cannot save basic structure violation। तो यहाँ पे जो कोलिजियन सिस्टम को हटा के एनजीएसी आने वाली थी, तो इस चीज को स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने बाय सेइंग कि इट इज हैम्परिंग द बेसिक स्ट्रक्चर।
सो कैटेगरी 3 नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट है. बेसिक स्ट्रक्चर स्क्रूटनी अप्लाइज टू ऑल अमेंडमेंट. प्रोसीजर कंप्लायंस डजंट गारंटी वैलिडिटी. ये नहीं आप कह सकते हो कि अरे मैंने तो स्टेट रेटिफिकेशन भी करवाया, स्पेशल मेजॉरिटी भी करवाया, तो अब क्यों इसको यू आर स्ट्राइकिंग इट डाउन. द कोर्ट struck it down, though it's a very debatable thing, but but basically the court struck it down on the basis that it was violating the basic structure doctrine. अब हम इसके लिमिटेशंस और चैलेंजेस को देखते हैं. नो जुडिशियल इम्यूनिटी. कोई भी जुडिशियल इम्यूनिटी नहीं है इवन आफ्टर स्टेट रेटिफिकेशन. बेसिक स्ट्रक्चर रिव्यू अप्लाई होगा ही होगा. एनजेएसी केस में हमने ये देखा. इट शोड अस वेरी क्लियरली दैट स्टेट्स कंसेंट डज नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल्स. ठीक है. पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है दूसरा लिमिटेशन एंड चैलेंज. Center can pressure states through financial incentives, disincentives, है ना. Governor can influence state politics. States ruled by same party as center may, rubber stamp ratification. Next comes lack of deliberation. Sometimes states ratify quickly without, adequate deliberation, especially when ruling party at center and state, they both are same. Example, NJAC was ratified by 16 states within months. Some argue this was hasty. Fourth one is no popular ratification. Unlike Australia, Switzerland, Indian citizens do not directly vote on amendments. States legislatures can, ratify even against public opinion. ठीक है, ये सारी चीजें हो गई. अब जो सबसे एक कंक्लूजन पे जो हम आते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. अब हम थोड़ा ना इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को एक क्विक रिव्यू देखते हैं क्या क्या है. ठीक है, जो जो लैंडमार्क अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में added 9th schedule, modified fundamental rights regarding freedom of speech and property. 7th Amendment, 1956, state reorganization on linguistic basis, abolished Part B and Part C states. 24th Amendment, 1971, affirmed Parliament's power to amend any provisions made presidential assent mandatory. A 42nd Amendment, 1976, called mini constitution. ठीक है, added fundamental duties, changed preamble, in which it added socialist, secular and integrity part. Curtailed, judicial power. Many provisions later struck down or modified. ये judicial power वाला, judicial review वाला तो बहुत ही popular है. 44th Amendment 1978 में आया, undid many 42nd Amendment changes, removed right to property from fundamental rights. 52nd Amendment 1985 में आया, एंटी डिफेक्शन लॉ जिससे आया, और एंटी डिफेक्शन लॉ को 10th शेड्यूल में ऐड किया गया. 61st Amendment 1989 में रिड्यूस्ड वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, जो कि अभी भी है, 18 है वोटिंग एज हमारे कंट्री में. 73rd और 74th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. 1992 में आया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गवर्नेंस के लिए. 86th अमेंडमेंट जो है 2002 में आया, राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 21A एड जो है उसमें लिखा गया ये कि राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है. फिर 101 अमेंडमेंट क्या था, जीएसटी, जो कि अभी हाल फिलहाल ही आया है 2016 में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. और एक बहुत ही हिस्टोरिकल वो है जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा है, 103rd अमेंडमेंट विच केम इन 2019, 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकेस्ट सेक्शन. ठीक है, तो ये सारी हैं. अब हम ना थोड़ा कंपैरेटिव एक पर्सपेक्टिव देखते हैं, है ना, ब्रीफली थोड़ा कंपेयर करते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन को. अब यूएसए का देखते हैं कि 2 मेथड है. ठीक है, कांग्रेशनल प्रपोजल 2/3 बोथ हाउसेस प्लस स्टेट रेटिफिकेशन 3/4 स्टेट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन
जो कि कभी यूज नहीं हुआ है। रिजल्ट क्या है उसका? 27 अमेंडमेंट्स इन 230+ ईयर्स, जो कि दिखाता है कि ये बहुत रिजिड है ना। अब यूके में क्या है, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट सॉवरेन है, सिंपल मेजोरिटी से एनीथिंग कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल प्लस नेशन वाइड रेफरेंडम अप्रूवल बाय मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, इट्स क्वाइट रिजिड, है ना, इट कम्स ऑन द रिजिड साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। साउथ अफ्रीका डिफरेंट मेजोरिटीज फॉर डिफरेंट प्रोविजन, है ना। इंडिया का सिस्टम यूनिकली बैलेंस्ड है, फ्लेक्सिबल इनफ फॉर नेसेसरी चेंजेस, रिजिड इनफ टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर। तो ये एक बहुत यूएसपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि ना तो आप इजली कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, ना ही जो बहुत इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं उसके लिए आपको आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब लिमिटेशंस ऑन अमेंडिंग पावर को देखते हैं। Procedural limitations, special majority required, state ratification for federal provisions, substantive limitation क्या है, basic structure cannot be altered. फिर थर्ड है practical limitation, political consensus needed, federal cooperation required for certain amendments. तो ये सारे जो limitations हैं वो amending powers पे हैं। अब कंटेम्प्ररी डिबेट क्या है इस चीज को लेके, व्हाट एग्जैक्टली इज बेसिक स्ट्रक्चर। कोर्ट ने कभी एग्जॉस्टिव जो है ना, हम इतना बेसिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, केशवानंद ने ये बोला, केशवानंद के केस में ये बोला कोर्ट ने, दूसरे केस में ये बोला कोर्ट ने कि एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है ना, लिमिटेड पावर बेसिक स्ट्रक्चर है, सेक्युलर फैब्रिक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिक स्ट्रक्चर तो हम है ना, हम बार बार सुन रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कभी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी है। ये केस बाय केस डेवलप होता है। क्रिटिक्स आर्ग्यू कि ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, पार्लियामेंट को पता नहीं क्या अमेंड कर सकते हैं क्या नहीं। अब है कि एक क्वेश्चन और आता है, इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंटी डेमोक्रेटिक? ये बहुत ही डिबेटेबल चीज है, और जब एनजेएसी भी आई थी तो वो ये जो क्वेश्चन है वो डिबेट का एक पार्ट था, ठीक है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अनइलेक्टेड जजेस को पावर देना कि वो इलेक्टेड पार्लियामेंट के डिसीजन को ओवरराइड कर सके, इज इट कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी? ठीक है, सपोर्टर्स आर्ग्यू कि डेमोक्रेसी सिर्फ मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं है, इट इंक्लूडेड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो ट्रांजिएंट मेजॉरिटी से अवब है। तो ये दो तरह के स्ट्रैंड हैं जो लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, कि इस बेसिक डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंटी डेमोक्रेटिक। अब जुडिशियल ओवररीच, ठीक है। सम आर्ग्यू की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन जुडिशियल ओवररीच है। जुडिशियल ओवररीच मतलब कि जो कोर्ट है वो ना दूसरों के काम में, खास करके पार्लियामेंट के काम में अपनी टांग अड़ा रहा है, ठीक है। और ओरिजिनली लिमिटेड फीचर्स इंक्लूडेड थे, नाउ इवन स्पेसिफिक राइट्स के लिए, राइट टू एजुकेशन हैव बीन हेल्ड बेसिक स्ट्रक्चर इन सम केसेस, ठीक है। A need for clarity. Should there be a constitutional amendment explicitly codifying basic structure? This itself create a paradox, no? If Parliament specifies basic structure, can they then amend that specification? कर सकते हैं, अगर पार्लियामेंट ने बोल दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिर तो उसको वो अमेंड कर सकते हैं। या फिर ये भी कि अगर मान लो कि उन्होंने अगर कोई लिस्ट दे दिया, कोर्ट ने भी अगर एक लिस्ट दे दिया, तो क्या पता यू डोंट नो द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सिचुएशन ना, किस सिचुएशन में क्या हो जाएगा। जैसे अभी जो प्रिवेसी वाला एक वो आया है केस, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, तो जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है, जैसे जैसे इंडियन सोसाइटी चेंज हो रही है, उस हिसाब से ना हमारे आइडिया ऑफ लिविंग अ लाइफ, अ बेयर मिनिमम डिग्निफाइड लाइफ भी चेंज हो रहा है। जैसे आज से अगर आप 10 साल 15 साल अगर प्रिवेसी की बात करते हैं, तो लोग बोलते कि अरे प्रिवेसी तो बहुत ही प्रिविलेज्ड कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन अब हर एक इंसान के लिए वो एक बेसिक चीज है, एक बेसिक राइट की तरह है। तो
And now I'll end this lecture. तो आर्टिकल 368 और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को समझना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर कैसे इवॉल्व हो सकता है और क्या इम्यूटेबल है। फ्रेमर्स ने एक बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ना इतना रिजिड कि वो ऑब्सोलीट हो जाए, ना ही इतना फ्लेक्सिबल कि फंडामेंटल कैरेक्टर ही बदल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू इंटरप्रेटिव एवोल्यूशन, स्पेशली केशवानंद और सब्सिक्वेंट केसेस, एक एक्सप्लिसिट लिमिट ऐड की जो कॉन्स्टिट्यूशन के सोल को प्रोटेक्ट करती है। ये टेंशन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, डेमोक्रेटिक विल वर्सेस फंडामेंटल वैल्यूज, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रिजिडिटी, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कोर डिबेट्स हैं। और इन डिबेट्स को समझने के लिए आर्टिकल 368 की जर्नी समझना एसेंशियल है। रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज, as Granville Austin said, first and foremost a social document. Its amending process reflects our aspirations as a society, our understanding of justice, and our commitment to both change and continuity. ठीक है, अभी जैसे मैंने ग्रैनविल ऑस्टिन का नाम लिया, आप इनकी भी बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो keep reading guys, nothing can substitute reading. No matter how much you listen to these lectures, reading will help you more. I know I am saying something very, controversial and, self sabotaging, but I would always encourage you to read, okay? Listen to these lectures, or whatever lectures you listen to them, but read also. So thank you. So thank you for watching the video, and if you find this video helpful, please like and subscribe to our channel Pathshala. अगर आप कुछ suggestions देना चाहते हैं, so you're most welcome to give it in our comment section. See you in the next video where we'll learn political science from scratch.